आज कल वाला तो क्लियर है। कल वाला हम लोग क्या क्या पढ़े थे? तो कल वाला हम लोग देखे थे किस तरह से शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु निर्माण में कौन कौन सा हार्मोन जो है वो आवश्यक होता है, किस तरह से हार्मोन कार्य करते हैं, है ना। एबीपी का क्या कार्य है, एफएसएच का क्या कार्य है, एलएच क्या कार्य करता है, लेडिक सेल जो है वो क्या कार्य करता है, वो सब हम लोग देखे थे। आगे हम लोग देखेंगे क्या, अंड जनन को देखेंगे, है ना। अंड जनन क्या है? ऊजेनेसिस को अंड जनन कहते हैं, है ना। तो परिपक्व मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण को ही क्या कहा जाता है? अंड जनन कहा जाता है। ठीक है। कहता है कि ये याद रखना है कि किसी भी नर मादा में क्या कहते मनुष्य मादा में भ्रूण 25 सप्ताह की अवस्था, ऐसे समझो कि कोई भी मादा है ना। तो मादा में जब वो मादा भ्रूणीय अवस्था में है और वो 25 सप्ताह की अवस्था को पार कर चुका है, तभी उसके अंडाशय के अंदर जो है डिम्ब कोशिका जन जो होते हैं, ऊगोनिया जो होते हैं, उनका निर्माण हो जाता है। उसके पैदा होने के बाद कोई भी ओवम अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। जब ये बनता है उस समय अंडाणु जनन यानी भ्रूणीय अवस्था में ही अंडाणु जनन की प्रक्रिया जो है वो क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है ना। उसके बाद कोई भी नया अंडाणु नहीं बनता है। उस समय इसकी संख्या मिलियंस में होती है। कहता है ऊगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम का डायकाइनेसिस अवस्था तक होता है। ये क्या है अर्धसूत्री विभाजन? तो याद रखना है, अर्धसूत्री विभाजन युग्मक निर्माण की प्रक्रिया है ना। अर्धसूत्री विभाजन क्या है? तो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया है और यह 2 चरण में पूरा होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में क्या होता है कि प्रोफेज एक अवस्था होती है। प्रोफेज में कई सारे स्टेज होते हैं, है ना। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डायकाइनेसिस, ये 5 अवस्था होता है प्रोफेज में। तो ये डायकाइनेसिस तक यानी कि प्रोफेज प्रथम पूरा होकर के अर्धसूत्री विभाजन जो है रुक जाता है। और ये जो बनाता है रचना, उसको क्या कहा जाता है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी oocyte का नाम देते हैं ना। क्या कहा जाता है? तो प्राइमरी oocyte का नाम उसे देते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है प्राइमरी oocyte के ऊपर क्या होता है? एक कोशिका ग्रैनुलोसा कहलाती है। ग्रैनुलोसा का एक लेयर चढ़ जाता है। ठीक है। तब इस रचना को क्या कहते हैं? प्राइमरी पुटक कहते हैं, प्राथमिक पुटक कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। और तब प्राइमरी फॉलिकल में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो है वो क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। युवावस्था आते आते ये अंडाणु जो है ना, यानी कि प्राथमिक पुटक जो है वो काफ़ी संख्या में नष्ट होता है। और युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते मात्र इसकी संख्या जो है 60,000 है ना से 80,000 तक ही बचती है। कितनी बचती है? 60,000 से 80,000 तक ही बचती है प्रत्येक अंडाशय में। लाखों की संख्या में बना था, लेकिन सब जो है धीरे धीरे करके नष्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं कि प्राथमिक पुटक पर फिर एक ग्रैनुलोसा सेल का लेयर ढक जाता है। तब इसे हम लोग परिवर्ती डिम्ब कोशिका कहते हैं, सेकेंडरी oocyte कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक फॉलिकल कहते हैं, परिवर्ती डिम्ब कोशिका कहते हैं। पढ़ते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, है ना। पहला प्राथमिक पुटक बना, फिर द्वितीयक पुटक बना है, परिवर्ती डिम्ब कोशिका यानी द्वितीयक सेकेंड oocyte जो है फिर परिवर्तित होकर के क्या बनाता है? तृतीयक डिम्ब कोशिका बनाता है, टर्शियरी फॉलिकल बनाता है। क्योंकि इसके ऊपर फिर एक ग्रैनुलोसा का सतह आ जाएगा, तो ग्रैनुलोसा का सतह आ जाएगा तो तृतीयक पुटक कहलाएगा। यह तृतीयक पुटक में क्या होता है? एक द्रव्य से भरा हुआ क्षेत्र होता है ना। क्या होता है? द्रव्य से भरा हुआ क्षेत्र होता है, जिसको क्या कहते हैं? एंट्रम कहते हैं, है ना। और अब इस पुटक को जो बिल्कुल परिपक्व है, अंडाणु को मुक्त कर सकता है, इस पुटक को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग ग्राफियन पुटक कहते हैं। परिपक्व पुटक को ग्राफियन पुटक कहा जाता है। तो कई सारा स्टेप आया। क्या क्या आया? पहला आया प्राथमिक oocyte या प्राइमरी फॉलिकल, फिर क्या आया? द्वितीय फॉलिकल, फिर क्या आया? तृतीय फॉलिकल, फिर क्या आया? ग्राफियन पुटक आया। ठीक है। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन एक पूरा हो जाता है। याद रखना है, ये अंडाणु में सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन एक ही पूरा हो करके रहता है।
लेकिन जैसे ही शुक्राणु पहुंचता है, शुक्राणु यानी निषेचन के उपरांत ही अंडाणु में सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन पूरा होगा। अगर निषेचन नहीं हुआ तो सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो ये है हमारा इसका स्ट्रक्चर। यहाँ देखो एक अंडाणु का संरचना है। अंडाणु जो परिपक्व अंडाणु मुक्त होकर के निकला है, इसके चारों तरफ जो है ना, जो दिख रहा है इस तरह से, है ना, गोल 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 गोल। तो ये वाला रचना जो है एक अकोशिकीय परत होता है, जिसको क्या कहते हैं जिसको क्या कहते हैं कोरोना रेडियाटा कहते हैं, इसको कोरोना रेडियाटा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है इसको क्या कहा जाता है, जोना पेलुसिडा कहा जाता है। अंदर अंडाणु, शुक्राणु इसी दीवार को तोड़ करके अंदर पहुंचता है ना। जब ये अंदर पहुंच जाएगा तो निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। ये हमारा अंडाणु का चित्र है। अब देखो आगे चलते हैं। पूरे स्टेज को हम लोग ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं। सबसे पहले ये हमारा पास क्या है, ऊगोनिया है। ऊगोनिया में समसूत्री विभाजन पहले होगा, तो इसकी ढेर सारी संख्या बनेगी, यानी कि नर जनन कोशिका है, और नर जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन से निर्माण किसका होगा, तो प्राइमरी oocyte का निर्माण होगा। अब इस प्राइमरी oocyte में क्या होगा, तो इस प्राइमरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूरा होगा, है ना। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूरा होगा। तो जब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूरा होता है, याद रखना है प्राइमरी oocyte में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, तो 46 होगी, क्योंकि प्राइमरी oocyte बना है किसके वजह से, तो समसूत्री विभाजन के वजह से बना है। तो समसूत्री विभाजन से जो भी बनेगा उसमें गुणसूत्र की संख्या उतनी ही होगी जितनी वास्तविक कोशिका में होती है। अब ये जन्म से पहले की अवस्था, भ्रूणावस्था में निर्माण हुआ था प्राइमरी oocyte का। अब जो है युवावस्था आएगा, तब जो है हमारा आगे का काम होगा, तब ये सेकेंडरी oocyte में बदलेगा, तब ये ओवम का निर्माण करेगा। याद रखना है कि जैसे ये हमारा एक जो है प्राइमरी oocyte, एक प्राइमरी oocyte ये वाला है, और इसमें जैसे ही प्रथम अर्धसूत्री विभाजन पूरा हुआ और तब जाकर के बनाता क्या है, सेकेंडरी oocyte का निर्माण करता है। तो सेकेंडरी oocyte में क्या देख रहे हो कि एगो हमारा बना सेकेंडरी oocyte, और एगो जो है फालतू कोशिका बना। दो कोशिका बनना ही बनना है विभाजन के बाद, लेकिन एक कोशिका अपरिपक्व होता है जिसको पोलर बॉडी कहते हैं, है ना। पोलर बॉडी ऐसे ही नष्ट हो जाता है, उसका कोई काम नहीं बचता है। जब सेकेंडरी oocyte में फिर से विभाजन होता है तो फिर एक पोलर बॉडी बनता है, और ये हमारा एक ओवम बनता है, यानी कि एक ऊगोनिया से हमको कितना, दो ही ओवम का निर्माण होगा। एगो इससे बना और एक ठो इससे लेकर के चलेंगे तो इससे बनेगा। तो इस तरह से हमारा निर्माण होता है। ठीक है, अब परिपक्व को दिखा दिए, ग्राफियन पुटक समझा ही दिए, है ना। अब जो है अंडाशय से जो अंडाणु मुक्त होगा, अंडाशय से अंडाणु मुक्त होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है, अंडाशय से जो अंडाणु मुक्त होगा उसको क्या कहेंगे, अंडोत्सर्ग कहेंगे। अब देखो ये डायग्राम, ये अंडाशय का डायग्राम है। पहले यहाँ पर क्या है, ढेर सारा ऊगोनिया हमको दिखाई दे रहा है, रक्त केशिका गुजर रही है ना। उसके बाद ये ऊगोनिया बदल गया किसमें, प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल में बदला है, प्राइमरी फॉलिकल द्वितीय फॉलिकल में, द्वितीय फॉलिकल ग्रेनुलोसा सेल का लेयर बढ़ते जा रहा है, 2 लेयर हो गया तो द्वितीय फॉलिकल, 3 लेयर बन गया तो तृतीय फॉलिकल, है ना। अब तृतीय फॉलिकल परिपक्व होगा तो बीच में एक द्रव्य से भरा हुआ गुहा है जिसको क्या कहेंगे, एंट्रम कहेंगे, है ना। और ये पूरी रचना क्या कहलाएगी, ग्राफियन पुटक कहलाएगी। ग्राफियन पुटक धीरे धीरे फट गया, क्या देखें कि हमारा ग्राफियन पुटक फट गया, इससे अंडाणु मुक्त हो रहा है। तो ग्राफियन पुटक के फट करके अंडाणु मुक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अंडोत्सर्ग कहलाएगी। ये अंडाणु निकला, और जो ये छिलका बच गया हमारा ग्राफियन पुटक का, उसको क्या कहेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। यह पीले रंग का होता है। धीरे धीरे इससे एक हार्मोन का स्राव होता है, उस हार्मोन को क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रोजेस्टेरॉन बोलेंगे। ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं तो मान लो ये निषेचन हो गया, तब तो कॉर्पस ल्यूटियम विकास करेगा और लगातार प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करते रहेगा। अगर हमारा अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ, उस स्थिति में क्या होगा,
कॉर्पस ल्यूटियम गल जाएगा और गलने के बाद जो रचना बनाएगा उसको क्या कहेंगे, कॉर्पस अल्बिकेंस कहेंगे, है ना। तो ये हमारा अंडाणु का चित्र था और ये अंडाशय का चित्र था, उसके अंदर के सारे चीज़ों को हम लोग समझे, ठीक है। ये है इतना। उसके बाद एक टर्म क्या है, रजोधर्म है, मासिक चक्र है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। तो कहता है कि ये जो चक्र है ये क्या है, प्रजनन चक्र माना जाता है। इसको क्या कहते हैं, प्रजनन चक्र कहते हैं। किस में संपन्न होता है, प्राइमेट में, मनुष्य है, बंदर है, लंगूर है, गोरिल्ला है, गिब्बन है और मनुष्य तो है ही, इसमें ये संपन्न होता है। तो ये जो, इसको समझने के लिए दो टर्म को देखते हैं। पहला क्या है, मीनार्च है। प्रथम मासिक चक्र जो युवावस्था में शुरू होता है उसी को क्या कहते हैं, मीनार्च कहते हैं। और 50-55 की अवस्था में जो है ये बंद हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, मीनोपाउस कहते हैं, ठीक है। अब शुरू होने का दर जो है बॉडी फिजियोलॉजी पर निर्भर करेगा। किसी में 12 साल, किसी में 10 साल, किसी में 14 साल, 15 साल, जो भी है ये 45-50 तक चलता है शुरू होने के बाद। कितना दिन का अवधि है, तो ये 28 से 29 दिन का अवधि है ना। इतना अंतराल पर ये बार बार क्या होगा, रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो चक्र की शुरुआत को हम लोग मासिक स्राव से काउंट करते हैं, है ना। 3 से 5 दिन की अवधि होती है। इसमें मासिक स्राव में क्या होता है कि हमारा जो प्रजनन अंग है, प्रजनन अंग में इंडोमेट्रियम जो है, गर्भाशय की दीवार, वो रप्चर हो जाता है, फट जाता है। उसमें उपस्थित रक्त केशिकाएँ भी नष्ट हो जाती है और रक्त के रूप में ये बाहर स्रावित हो जाता है। अंडाणु भी, जो निषेचन नहीं हुआ वो अंडाणु भी बाहर निकल जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, मासिक स्राव कहते हैं। उसके बाद है, कब होगा ये, तो निषेचन नहीं होने की अवस्था में, या फिर कई शरीर का दिक्कत है, जैसे भोजन की कमी है, तनाव में है, दुख है, चिंता है, कमजोर स्वास्थ्य, इस सब से भी ये बंद हो सकता है ना। उसके बाद जो है, अगर मान लो, या फिर मासिक स्राव बंद होने का दूसरा कारण है अगर निषेचन हो गया, तो निषेचन के बाद जो है वे भी मासिक स्राव बंद हो जाएगा, क्योंकि अब तो गर्भावस्था शुरू हो गया, तो उस कंडीशन में ये बन जाता है। याद रखना है कि हमारा गर्भाशय के दीवार से एक और हार्मोन का स्राव होता है, एस्ट्रोजन। कॉर्पस ल्यूटियम क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरॉन। और गर्भाशय की दीवार क्या निकलता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन इंडोमेट्रियम को बनाने में मदद करता है, मादा के जो भी लक्षण है उसको बनाने में मदद करता है। ये हम यहाँ पर क्या किए हैं, पूरे मासिक चक्र को आरेख के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है ना। तो इस आरेख में क्या है, तो यहाँ नीचे डेट को देखो, नीचे डेट दिया हुआ है, 1 दिन से लेकर के टोटल 29 दिन तक की अवधि को दिखाया गया है इसमें, है ना। यहाँ पर पहले प्राथमिक पुटक है, फिर द्वितीयक पुटक का निर्माण हुआ, तृतीयक पुटक का निर्माण हुआ। जब प्राथमिक द्वितीयक पुटक बनते रहता है तो हम लोग देखते हैं कई सारे हार्मोन की ज़रूरत होती है। पहला क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही पुटक निर्माण को प्रेरित करता है। साथ में एस्ट्रोजन हार्मोन, ये भी पुटक निर्माण को क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। ग्राफियन पुटक बनने तक हमारे शरीर में एफएसएच का लेवल और एस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी अधिक होता है। और जैसे ही अंडोत्सर्ग होता है, अंडाणु मुक्त हो रहा है, चक्र के मध्य में ये होता है, चक्र का मध्य में ये होता है ना, मध्य का अवधि 15 से 17 दिन, 14 से लेकर के चलो 10 से 15 लिखाता है। तो इस अवधि में चक्र के मध्य में क्या होता है, अंडोत्सर्ग हो गया। तो अंडोत्सर्ग कराने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जरूरी है। तो देखेंगे चक्र के मध्य में किस हार्मोन का मात्रा बढ़ा हुआ है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मात्रा बढ़ा हुआ है ना। और साथ में जब अंडोत्सर्ग हो गया तो क्या बना, कॉर्पस ल्यूटियम बना। तो अब जो है किसका लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा रहेगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन का निर्माण करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण करता है। तो उसका लेवल जो है हमारा बढ़ा हुआ रहेगा, है ना। तो शुरुआत हुआ, अब यहाँ से जैसे ही मासिक स्राव हो जाएगा, चक्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये हमारा मासिक स्राव का अवधि है, सबको लिख दिए हैं। एलएच का उच्च स्तर कब रहेगा, तो हमारा जब ग्राफियन पुटक फटेगा, यानी अंडोत्सर्ग की स्थिति में इसकी मात्रा क्या रहेगी, उच्च रहेगी, है ना। एफएसएच कब उच्च रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कब उच्च रहेगा, ये सब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। जहाँ दिक्कत है क्वेश्चन पूछेंगे, क्या समस्या है।